हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोटू जू फैन को 6 ड्रैगन और 1 फिनिक्स के बारे में बताता है। फिर मोटू वहां से चला जाता है। जू फैन मिस जिया से कहता है, यंग मिस अपनी फैमिली के सारे एल्डर्स को इकट्ठा करो, हमें उनके साथ एक मीटिंग करनी है। वो सारी एल्डर मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। जू फैन उनको सारी बात बता देता है, जिससे सुनकर वो सारे के सारे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जू फैन उन सबको बताता है कि इंपीरियल फैमिली वाले यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें एक मिशन दिया है जिसे हमें पूरा करना है। मास्टर जिंग और मास्टर मेडिसन किंग दोनों ही सोच रहे होते हैं, लगता है कि इस बार रॉयल फैमिली वालों ने हमें फंसा दिया है। ये एक बहुत ही टफ मिशन है जिसको पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जू फैन मास्टर जिंग से कहता है, मास्टर जिंग आप क्योंकि रीजन स्टेट में रह चुके हैं, आप मुझे बताएं क्या आपको लगता है कि मेरा उसके साथ फाइट करने का कोई चांस है, उस लड़के के साथ जिसका नाम हांगपू किंग टियान है। आपको लगता है कि मैं उसको हरा सकता हूँ? मास्टर जिंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है, तुम उसको नहीं हरा सकते। मास्टर जिंग की बात सुनने के बाद मास्टर जैन हाई की वाइफ हंसना शुरू कर देती है और कहती है, ओल्ड गोस्टली तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बटलर जू फैन इतना ज्यादा वीक है? हमारे बटलर जू फैन ने अपनी बोन टेम्परिंग ड्राम में होते हुए भी बहुत सारे एल्डर्स को मारा है, बहुत सारे हीवनली प्रोफाउंड ड्राम के एल्डर्स को मारा है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा जू फैन लड़के हांगपू किंग टियान को नहीं हरा सकता? वो उसे डेफिनेटली हरा सकता है। जू फैन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, बिग सिस तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? तुम इतनी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि किस वक्त कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस मामले में तुम थोड़ी सी सीरियस हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी इन बातों को यही समझूंगा कि तुम चाहती हो कि मैं उस लड़के के हाथों से मारा जाऊं, क्योंकि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे पंप करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं उस लड़के को नहीं हरा पाऊंगा। मेडिसन किंग और मास्टर जिंग दोनों ही सोच रहे होते हैं, जू फैन बिल्कुल बदल गया है, ये हमेशा बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहता है और बहुत ज्यादा एरोगेंट रहता है, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज्यादा कॉशियस हो गया है। लगता है कि इसे पता है कि कब कॉशियस होना है और कब एरोगेंट होना है और कब शो ऑफ करना है। मास्टर जिंग कहते हैं, इसके लिए अच्छा भी है, एक ऐसा ही हेड होना चाहिए, एक ऐसे रूलर होना चाहिए जिसे पता हो कि कब उसे आगे बढ़ना है और कब उसे रुकना है, कब उसे अपने लोगों की बातों को सुनकर पंप होना है और कब उसको अपने लोगों की बातों को नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसे अपने बारे में पता होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मास्टर जिंग जू फैन से कहते हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में साफ साफ बताऊं तो वो लड़का वाकई में एक मॉन्स्टर है। मास्टर क्यूबाई और थर्ड प्रिंस दोनों ही इस लड़के से मिल चुके हैं और जो भी उससे मिलता है उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि ये लड़का एक वाकई में मॉन्स्टर है, वो एक नेचुरल बॉर्न किंग है, पूरी दुनिया पर रूल करने के लिए पैदा हुआ है। मास्टर जिंग कहते हैं, अभी अभी बिग सिस्टर ने कहा है कि जू फैन ने अपनी बोन टेम्परिंग राम में रहते हुए बहुत सारे हीवनली प्रोफाउंड राम के एल्डर्स को मारा है। तो मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, जू फैन ऐसा अकेला बंदा नहीं है कि जिसने अपनी बोन टेम्परिंग राम में रहते हुए बहुत सारे एल्डर्स को मारा हो। ये बात 10 साल पहले की है। 10 साल पहले हांगपू किंग टियान, तब वो अपनी बोन टेम्परिंग राम की सेकंड स्टेज पर था, तब वो हीवनली प्रोफाउंड राम के एक्सपर्ट जो कि हमारी रीजन स्टेट के थे उन सबको आसानी से हरा सकता था। और तुम जानते हो कि रीजन स्टेट के जो हीवनली प्रोफाउंड राम के एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारे बॉडी कल्टीवेटर्स हैं, और एक बॉडी कल्टीवेटर को हराना एक बोन टेम्परिंग राम के एक्सपर्ट के लिए इतना भी ज्यादा आसान काम नहीं है। जू फैन मास्टर जिंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैंने उन सारे एल्डर्स को कैसे मारा? जू फैन कहता है, पहली बात तो ये है कि मेरे पास स्काई लार्क के विंग्स हैं जिससे मैं उड़ सकता हूँ, जो कि मुझे एक स्काई प्रोफाउंड राम में ले जाते हैं। दूसरी बात, मैंने उस गोल्डन क्विक सैंड को यूज करते हुए अपनी बॉडी को कल्टीवेट किया है, मैंने बॉडी कल्टीवेशन की आर्ट को टेक्निक को यूज किया है। अगर ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता था या नहीं। लेकिन वो लड़का हांगपू किंग टियान, वो तो वाकई में एक जीनियस है, उसने इस तरह की किसी भी टेक्निक को यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मास्टर जिंग कहते हैं, वो लड़का एक मॉन्स्टर है। जब मैं वहाँ से आया था, जब मैंने रीजन स्टेट को छोड़ा था, तब वो लड़का हमारी रीजन स्टेट के ग्रैंड मास्टर के पास अपनी कल्टीवेशन को कम्प्लीट कर रहा था। मुझे अब नहीं पता कि पिछले 1 साल में उसने अपनी कल्टीवेशन को कितना ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। यंग मास्टर हांगपू किंग जुन, वो भी अपनी हीवनली प्रोफाउंड राम में था। इसका मतलब तो यही है कि उसका बड़ा भाई हांगपू किंग टियान वो भी हीवनली प्रोफाउंड राम में होगा, और मुझे लगता है कि वो अपनी हीवनली प्रोफाउंड राम के 5th स्टेज पर होगा। अब फिर हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हायर हो। जू फैन में मास्टर जिंग की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना हो, लेकिन कोई भी बंदा इतनी स्पीड के साथ अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हालांकि मैंने डिमोनिक कल्टीवेशन के मेथड्स को यूज किया है, लेकिन फिर भी मैं अभी तक हीवनली प्रोफाउंड राम में नहीं जा सका। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन पैदा ही मॉन्स्टर हुआ हो। मास्टर जैन हाई कहते हैं, मास्टर जिंग तो आपके कहने का क्या मतलब है? हमारे स्टीवर्ट जू फैन लड़के से नहीं जीत सकता। मास्टर जिंग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये कम्प्लीटली सच नहीं है। हाँ, वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जू फैन का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जू फैन एक बहुत बड़ा जीनियस है। इसकी पावर नहीं है, बल्कि इसका ब्रेन है।
ये जितना बड़ा जीनियस है, इसके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ये किसी भी ट्रिक को यूज कर सकता है। सामने वाले को पता ही नहीं चलता ये किस वक्त कौन सी ट्रिक को यूज करने वाला है। यही इसका सबसे बड़ा वेपन है। इसी तरह से ये फाइट को जीतेगा। तुम सब लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सब लोग यहाँ पर इस क्लैन में कैसे आए हैं, इसने हमें कैसे हराया है। हमें तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसने कौन सी टेक्निक्स को यूज किया है। मेडिसन किंग और मास्टर जैन हाई दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ मास्टर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज़ू फैन का ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, ये एक जीनियस डेविल है। हमें लगता है कि ये हांगपो किंग टियान को हरा सकता है अपने ब्रेन को यूज करते हुए। इस कंपटीशन में ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। मास्टर जिंग बाकी के सभी से कहते हैं, इस बार की जो एसोटेरिक डिबेट होने वाली है उसका कंपटीशन पीछे जितने भी कंपटीशन हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन होने वाला है। अगर मैं आज से 100 साल पहले पैदा हुआ होता तो मुझे लगता है कि मुझे भी इन लोगों ने इसी कंपटीशन में जोंग देना था और मैं इस लड़के हांगपो किंग टियान के हाथों मारा जाता। ज़ू फैन उनकी सारी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये हांगपो किंग टियान वाकई में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, मुझे इसे हराने के लिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। ज़ू फैन उन एल्डर्स से कहता है, एल्डर्स क्या आपको पता है कि आसमान में सबसे ज्यादा बिजलियां कहाँ पर पड़ती हैं? मेडिसन किंग उसे कहते हैं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो? ज़ू फैन अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और अपने पास से स्काईलार्क के अंडे को बाहर निकाल लेता है। ज़ू फैन कहता है, मुझे बिजलियों वाले इलाके में जाना है ताकि मैं इस अंडे को हैक कर सकूं। और सारे एल्डर उसके हाथ में उस अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक स्काईलार्क का अंडा है जो कि एक 6th लेवल का बीस्ट है। मास्टर जिंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, यही बात तो मैं कर रहा था कि हमारे स्टीवर्ट ज़ू फैन के पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट ट्रेजर्स हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। जैसा कि इसके पास एक 6th लेवल के बीस्ट का अंडा है। अगर हम लोग इस अंडे को हैच करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके अंदर से जो 6th लेवल का बीस्ट निकलेगा वो तो एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट को भी हरा सकता है। वो सारे एल्डर कहते हैं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने लिए एक एक बीस्ट को पकड़ा है, लेकिन हम लोग एक 5th लेवल के बीस्ट से ज्यादा तक नहीं पकड़ पाए। लेकिन बटलर ज़ू फैन के पास तो एक 6th लेवल के बीस्ट का अंडा है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बटलर ज़ू फैन तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसे पता था कि इसके पास एक 6th लेवल के बीस्ट का अंडा हो सकता है। इसके मेथड्स तो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस है। ज़ू फैन उन सबसे कहता है, अच्छा ठीक है, मक्खन लगाना बंद करो। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इस अंडे को पावर की बेस पर हासिल किया है, ये बस मेरी किस्मत थी जो ये अंडा मेरे हाथ में लग गया। और ऊपर से ये अंडा बहुत ज्यादा डैमेज था, इसी वजह से मुझे हेजू टावर में जाना पड़ा। वहाँ पर जाकर मैंने बुद्धि जेड लिक्विड को चोरी किया और उसके बाद बुद्धि जेड लिक्विड को इसके ऊपर डाला ताकि इस अंडे को रिपेयर किया जा सके। अब ये अंडा तो रिपेयर हो चुका है, लेकिन इसको हैच करने के लिए मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो। मास्टर जैन हाई ज़ू फैन से कहते हैं, तुम्हें ऐसे इलाके में जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर भी एक अरे बना सकते हो। अगर तुम एक 5th लेवल की थंडरबोल्ट्स वाली अरे बनाते हो तो इससे तुम इस अंडे को हैच कर सकते हो। ज़ू फैन कहता है, नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। एक 5th लेवल की अरे के अंदर से जो लाइटनिंग निकलती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती और ऊपर से ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हमारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि हम लोग उस अरे को मेंटेन रख सकें। दूसरी बात, मैं इस अंडे को नेचुरल लाइटनिंग में इंक्यूबेट करना चाहता हूँ ताकि इसके अंदर से जो स्काईलार्क निकले वो अपनी पीक पर हो। इसी अरे की मदद से हम इसको अगर हैच करवाएंगे तो इसके अंदर जो स्काईलार्क निकलेगा वो बहुत ज्यादा वीक होगा। मास्टर जिंग सोच रहे होते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग मिलकर इस अंडे को हैच करवा लेते हैं हमारे हाथ में एक और एस का कार्ड लग जाएगा। हांगपो किंग टियान को हराने में ये बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। अब हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कैसे हम लोग इस अंडे को हैच कर सकते हैं। मास्टर जिंग ज़ू फैन से कहते हैं, अगर हम लोग किसी ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पर पूरा साल लाइटनिंग पड़ती है, जबरदस्त लाइटनिंग होती है, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही जगह आ रही है। पूरे टिंजू एम्पायर में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर हर वक्त लाइटनिंग पड़ती रहती है, लाइटनिंग कभी भी स्टॉप नहीं होती। दोनों हस्बैंड वाइफ चिल्लाकर उसे कहते हैं, नहीं, हम लोग ज़ू फैन को वहाँ पर नहीं जाने देंगे, वो एक फॉरबिडन एरिया है। पहले ही 7 बड़ी फैमिलीज वाले हमारे खिलाफ हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम लोग बटलर ज़ू फैन को एक और बड़ी मुसीबत में डाल दें? हमारी फैमिली यानी कि लू फैमिली एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी अगर ज़ू फैन वहाँ पर जाता है। ज़ू फैन उन सब से कहता है, तुम लोग किस जगह की बात कर रहे हो और वो जगह फॉरबिडन एरिया क्यों है? थोड़ी देर के लिए वो सारे एल्डर खामोश हो जाते हैं। फिर मास्टर जिंग और सारे चिल्लाकर उसे एक ही बार में कहते हैं, उस जगह का नाम थंडर स्वाम माउंटेन है। ज़ू फैन कहता है, थंडर स्वाम माउंटेन के साथ क्या गलत है, मुझे बताओ कि वो फॉरबिडन एरिया क्यों है? मास्टर जिंग उसे कहते हैं, जैसा कि हमने तुम्हें बताया कि उसका नाम थंडर स्वाम माउंटेन है, वहाँ पर हर वक्त लाइटनिंग पड़ती रहती है, एक सेकंड के लिए भी लाइटनिंग स्टॉप नहीं होती। दिन में वहाँ पर पूरा दिन लाइटनिंग होती है, पूरा साल लाइटनिंग होती है। जब से टिन्यू एम्पायर को हमने ढूंढा है तब से वो जगह ऐसी ही है, वहाँ पर हमेशा लाइटनिंग पड़ती रहती है। ज़ू फैन कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये जगह बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मैं अपने अंडे को लेकर वहीं पर जा रहा हूँ। बिग सिस्टर उसे कहती है, नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते। बिग सिस्टर उसे कहती है, अगर आज से 60 साल पहले तुम वहाँ पर जाना चाहते तो तुम जा सकते थे, हम तुम्हें नहीं रोकते, लेकिन अब तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे एम्पायर के 3 गार्डिंग सेक्टर्स हैं, उनमें से एक डीमन स्कीमिंग सेक्टर है और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बड़े क्रिमिनल्स को वहाँ पर रखा गया है उस माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर उन्हें डेली 1000 थंडरबोल्ट्स की सजा दी जाती है। अगर हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं और हमने गलती से भी उन 4 डीमंस को आजाद करवा दिया, इसका मतलब है डीमन स्कीमिंग सेक्टर वाले हमारे दुश्मन बन जाएंगे और हमें एक बहुत बड़ी भारी कीमत चुकाना
जाना पड़ेगी। जूफेन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या वहाँ पर जो 4 क्रिमिनल्स को बंद किया गया है उन चारों को डीमन स्कीमिंग सेक्टर वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर उनको गार्ड कर रहे हैं। बिग सिस्टर उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उन्हें वहाँ पर गार्ड नहीं कर रहे। जब से उन्होंने वहाँ पर उनको बंद किया है उसके बाद से वो लोग उन्हें भूल चुके हैं। पता है कि वो लोग वहाँ से निकल नहीं सकते और वैसे भी उन्हें इस बारे में भी पता है कि उस माउंटेन के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता और ना ही कोई जाकर उनको आजाद करवाना चाहता है, क्योंकि वो चारों डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी उनको आजाद नहीं करवाना चाहेगा। जूफेन कहता है तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है, जबकि डीमन स्कीमिंग सेक्टर वाले उन्हें वहाँ पर बंद करने के बाद भूल चुके हैं। अगर हम लोग वहाँ पर जाने के बाद गलती से उनको आजाद भी करवा देते हैं तो ये हमारा मसला नहीं है, हम लोग वहाँ से चुपचाप होकर साइड से निकल आएंगे, वो लोग जिधर मर्जी जाएं। बिग सिस्टर उसे कहती है हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। जूफेन कहता है तो फिर ठीक है, ये मसला यहीं पर सेटल होता है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। जूफेन मिस ली और मास्टर जैनसोंग से कहता है तुम्हारे लिए एक काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों करो। इस मीटिंग के बाद मेरे रूम में आना, मैं तुम्हें वो काम बताऊंगा। फिर वो मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग मैं और आप वहाँ पर जाएंगे थंडर स्वाम्प माउंटेन में, जहाँ पर जाकर हम लोग अपने इस एग को हैच करेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 157 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।